एवरीवन, वेलकम टू ओनली आईएएस। स्वागत है आप सभी का इंटरनेशनल रिलेशन के हमारे एक न्यू लेक्चर में, जिसमें हम इंटरनेशनल रिलेशन से संबंधित करंट अफेयर्स के टॉपिक्स को डिस्कस करते हैं और साथ में इन टॉपिक से रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी डिस्कस करते हैं। तो आज के लेक्चर में हम लास्ट 14 डेज के जो भी करंट अफेयर्स के टॉपिक्स रहे हैं इंटरनेशनल रिलेशन से संबंधित, उन सभी को कवर करने की कोशिश करेंगे। और एक्चुअल में आपको लास्ट वीक इंटरनेशनल रिलेशन का सेशन नहीं मिल पाया था और उसका रीजन यही था क्योंकि लास्ट वीक आईआर से संबंधित कुछ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके न्यूज़पेपर में नहीं रहे थे। केवल एक ही टॉपिक लास्ट वीक इंपॉर्टेंट था, जिसका नाम है इंडियाज डिफेंसिव डिप्लोमेसी। उसको मैंने यहां पर कवर कर लिया है। तो चलिए देख लेते हैं बाकी कौन कौन से टॉपिक्स हमें इस वीक कवर करने हैं। सो फर्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हम कवर करेंगे वो है इंडियाज डिफेंसिव डिप्लोमेसी। अब ये टर्म आपने कई बार न्यूज़पेपर में देखा होगा, लेकिन हम आज यहां समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये डिप्लोमेसी होता क्या है। उसके बाद हम आएंगे डिफेंसिव डिप्लोमेसी पर। साथ में हम ये देखेंगे कि भारत की डिप्लोमेसी के लिए कौन कौन से चैलेंजेस अभी प्रेजेंट में हमें देखने को मिल रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे रशिया एंड यूक्रेन वॉर पर चाइना का क्या स्टैंड है। देखिए, रशिया एंड यूक्रेन वॉर को एक्चुअल में एक साल से ज्यादा हो चुका है और हमने इस पर कई सारे एंगल से डिस्कशन भी कर लिया है, बट अभी एक न्यू एंगल से देखने की कोशिश करेंगे कि अगर चाइना और रशिया दोनों एक हो जाएं तो ऐसे में यूक्रेन पर इस वॉर का क्या इंपैक्ट पड़ेगा। इसको हम देखेंगे अमेरिका के पर्सपेक्टिव से भी और साथ में इंडिया के पर्सपेक्टिव से भी। तो काफी अच्छा ये टॉपिक रहेगा, इसको हम अच्छे से डिस्कस करने की कोशिश भी करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे न्यू स्टार्ट ट्रीटी के बारे में। रिसेंटली रशिया ने न्यू स्टार्ट ट्रीटी को सस्पेंड कर दिया है। अब ये ट्रीटी क्या है, इसका बैकग्राउंड क्या रहा है और इससे क्या इंपैक्ट पड़ेंगे, इन सारी चीजों को हमें यहां पर समझना है। तो चलिए शुरू करते हैं लेक्चर को एक छोटी सी इंफॉर्मेशन के साथ। यूपीएससी प्रीलिम्स 2023 काफी ज्यादा क्लोज है और आपके लिए रफली अराउंड 90 डेज बचे हुए हैं, जिसमें आपको अपनी प्रिपरेशन को मजबूत बनाना है। सो इस दौरान आपको ये चाहिए कि आप ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यूज प्रैक्टिस करें, क्योंकि सिर्फ रिवीजन आपके लिए इनफ नहीं होगा। सो हमारी टेस्ट सीरीज बहुत कम प्राइस में आपको देखने को मिलती है। ऑनलाइन आप इसको सिर्फ 2000 रुपए में ज्वाइन कर सकते हैं और ऑफलाइन इसको 4000 रुपए में ज्वाइन किया जा सकता है। यहां पर आपको टोटल 34 टेस्ट दिए जाएंगे, जिसमें 7 टेस्ट सीसेट के भी इंक्लूड रहेंगे। अब देखिए, हिंदी मीडियम के एस्पिरेंट काफी ज्यादा परेशान रहते हैं अपने रिजल्ट को लेकर, लेकिन हिंदी मीडियम के रिजल्ट खराब होने का सबसे बड़ा रीजन सीसेट भी है। काफी ज्यादा एस्पिरेंट यहां पर फेल कर जाते हैं। सो ऐसे में आपको सीसेट के भी अच्छे खासे टेस्ट प्रैक्टिस करने होंगे और हमने इस चीज को ध्यान में रखते हुए आपके लिए 7 टेस्ट यहां रख दिए हैं। इसके बाद हमारे टेस्ट सीरीज प्रोग्राम में स्पेशल फीचर है, हम आपको एक अप्रोच एंड मेंटोरशिप सेशन भी प्रोवाइड करते हैं। इसका ऑब्जेक्टिव होता है कि आपको गाइड किया जाए कि किस डायरेक्शन में आपको किसी पर्टिकुलर टॉपिक या सब्जेक्ट को प्रिपेयर करना है। बहुत सारे एस्पिरेंट सिर्फ बुक उठाकर पढ़ने लग जाते हैं, उनको सही डायरेक्शन नहीं पता होता है। तो ये सारी गलतियां आप ना करें, इस चीज का हमने इसमें पूरा ध्यान रखा है। हमने इसका शेड्यूल कुछ इस तरीके से बनाया है कि प्रीलिम से पहले पहले आप अपने पूरे सिलेबस का कई बार रिवीजन कर सकते हैं, अगर आप इस शेड्यूल को स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं। तो हमने यहाँ करंट अफेयर्स के टॉपिक्स को भी ध्यान में रखा है और पिछले 1.5 साल के करंट अफेयर्स के टॉपिक्स को यहाँ पर एमसीक्यूज के माध्यम से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं और उन पर बेटर ग्रिप बना सकते हैं। ये टेस्ट सीरीज हिंदी और इंग्लिश दोनों ही एस्पिरेंट के लिए अवेलेबल है। लैंग्वेज का कोई इशू आपको नहीं आएगा। यदि फर्दर आपकी कोई क्वेरी हो इस प्रोग्राम के बारे में, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं इस नंबर पर और आप हमें मेल भी ड्रॉप कर सकते हैं। चलिए वापस आते हैं लेक्चर पर और शुरू करते हैं अपने डिस्कशन को पहले टॉपिक के साथ, जिसका नाम है इंडियाज डिफेंसिव डिप्लोमेसी। अब इस टॉपिक में सबसे पहले आप ये समझिए कि आखिर डिप्लोमेसी शब्द का मतलब क्या है। उसके बाद आपको डिफेंसिव डिप्लोमेसी अपने आप समझ में आ जाएगी। देखिए, डिप्लोमेसी शब्द हम तब यूज करते हैं जब 2 या 2 से अधिक कंट्रीज के बीच में रिलेशन को बनाना होता है। तो उसी प्रक्रिया को बोला जाता है डिप्लोमेसी, जिसको हिंदी में कूटनीति या राजनीति भी हम कह देते हैं। अब यदि प्रेजेंट कंडीशन को आप देखेंगे तो इंडिया की डिप्लोमेसी के सामने बहुत सारे चैलेंजेस आए हैं पिछले 1 महीने में, 1.5 महीने में तो कुछ ज्यादा ही चैलेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। लाइक एक बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री आई थी। इस डॉक्यूमेंट्री में हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को क्रिटिसाइज करने का प्रयास किया गया था गुजरात राइट्स के मामले में। ओके, अब देखिए, अगर हमारे प्रधान को ही यदि टारगेट किया जा रहा है तो इससे हमारी डिप्लोमेसी पर काफी ज्यादा इंपैक्ट पड़ते हैं। सेकेंड चीज, एक अमेरिका का फाइनेंशियल रिसर्च फर्म है जिसका नाम है हिंडनबर्ग।
हिंडनबर्ग ने अपनी एक रिपोर्ट के माध्यम से अडानी एंटरप्राइजेस लिमिटेड को टारगेट करने का प्रयास किया है और उन्होंने ये बताया है कि अडानी एंटरप्राइजेस लिमिटेड के द्वारा शेयर मार्केट को मैनिपुलेट किया गया है। मतलब जो शेयर के प्राइसेस हैं एक्चुअल में उन प्राइसेस को काफी ज्यादा हाई दिखाने का प्रयास किया है इस कंपनी ने। और इन्होंने फॉल्स फाइलिंग भी की है। सर फॉल्स फाइलिंग का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि इन्होंने अपने रेवेन्यू को भी बढ़ा चढ़ाकर दिखाया है। मतलब कंपनी की आय 100 रुपए है तो इन्होंने 200 रुपए दिखाई है। तो इस तरीके से यहां पर गलत तरीके से यहां फाइलिंग्स हुई है। नेक्स्ट, रशिया के द्वारा हम बहुत सारा ऑयल इंपोर्ट कर रहे हैं, उसको लेकर भी हमें क्रिटिसिज्म देखने को मिल रहा है। बहुत सारे रिपोर्टर्स आपने देखे होंगे जो इंडिया पर सवाल उठाते हैं रशियन ऑयल को लेकर, तो ये भी हमारे लिए एक चैलेंज है। एंड नेक्स्ट, कुछ इंटरनेशनल रिपोर्ट्स हैं वो भी भारत को क्रिटिसाइज करने का काम कर रही हैं और इन रिपोर्ट के द्वारा क्लेम किया जा रहा है कि भारत में प्रेस फ्रीडम और डेमोक्रेसी डिक्लाइन कर रही है। अब ये काफी ज्यादा चैलेंजिंग चीज है और एक्चुअल में हम ये जरूर कह सकते हैं कि फ्रीडम और डेमोक्रेसी को कुछ थ्रेट भारत में उपस्थित हैं, बट ऐसा नहीं है कि डेमोक्रेसी डिक्लाइन कर रही है। आप ऐतिहासिक रूप से भी देखेंगे तो भारत की डेमोक्रेसी बहुत लंबे समय से चली आ रही है और जब हम हड़प्पा सभ्यता के काल में थे तो वहां भी आपको डेमोक्रेटिक चरित्र भारत का दिखाई देगा। तो ये हमारे लिए कुछ चैलेंजेस अभी मौजूद हैं। उसके बाद यदि हम रेस्पॉन्स की बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के द्वारा इन सारी चीजों को रेस्पॉन्स के रूप में यहां बोला गया है कि ये सारी चीजें जो भारत के अगेंस्ट दिखाई जा रही हैं ये कॉलोनियल माइंडसेट है। ये आज भी उसी मानसिकता से ग्रसित हैं जैसे ब्रिटिशर्स आप देखते होंगे वो कॉलोनियल माइंडसेट से ही भारत में आए थे। तो उसी मानसिकता के साथ वेस्टर्न कंट्रीज आज भी चालू हैं और उसी चीज को ये कंटिन्यू कर रहे हैं। ये भारत की डेमोक्रेसी के अगेंस्ट एक कॉन्स्पिरेसी है और भारत की डेमोक्रेसी को खराब करने का एक प्रयास किया जा रहा है। ये सारा चीजें MEA के द्वारा बोली गई हैं। उसके बाद यदि हम मेजर वरीज की बात करें, आखिर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स को या फिर हमारी गवर्नमेंट को क्यों चिंता करनी चाहिए? देखिए, रीजन ये है कि G20 की मीटिंग भारत में होने वाली है सितंबर मंथ में और इसी दौरान यदि भारत को क्रिटिसाइज किया जाए कई तरीके से तो हो सकता है कि बहुत सारी कंट्रीज यहां पर पार्टिसिपेट ही ना करें या बहुत सारे जो हमारे जैसे G20 में अगर कंट्रीज आएंगे तो उनके साथ हमारी डिप्लोमेटिक टाइज होंगी तो वो सारी भी जो है अफेक्ट हो सकती हैं यहाँ पर। तो एक ये प्रॉब्लम बन रही है। दूसरी बात, ये भारत की इमेज को खराब करने की कोशिश करेगा। यदि आप हमारे प्राइम मिनिस्टर को टारगेट करेंगे, हमारी कंपनीज को टारगेट करेंगे तो इससे भारत की इमेज तो खराब होगी और हमारी डिप्लोमेसी पर भी इसका काफी नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा। भारत के साथ संबंध बनाने में दूसरी कंट्रीज को काफी ज्यादा सोचना पड़ेगा। दूसरी प्रॉब्लम ये है। तीसरी प्रॉब्लम, ये भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ को भी अफेक्ट कर सकता है। अभी रिसेंटली आपने देखा कोविड-19 की वजह से पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी काफी ज्यादा अफेक्ट हुई है। उसके बाद रशिया और यूक्रेन के वॉर की वजह से पूरे विश्व में रिसेशन आ गया है। तो ऐसे में जब हमारी इकोनॉमी रिकवर कर रही है और उसी दौरान यदि इस तरीके के थ्रेट्स दिखाए जाएं, लाइक हमारी किसी कंपनी को टारगेट किया जाए, तो ऐसे में ये थोड़ा इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए चैलेंज क्रिएट कर सकता है। और ये चैलेंज इसलिए भी क्रिएट करेगा कि यदि आप भारत की छवि को खराब करने की कोशिश करेंगे तो ऐसे में कोई भी बाहर की कंपनी भारत में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहेगी। इसीलिए गवर्नमेंट को यहां पर चिंता करने की आवश्यकता है। नेक्स्ट, यदि हम बात करें तो हमारा जो इंडियन डायस्पोरा है या फिर भारत है उस पर रेसिस्ट अटैक भी हो सकते हैं। ठीक है, जातिगत रूप से अटैक हो सकते हैं हमारे डायस्पोरा के ऊपर, तो ये भी एक प्रॉब्लम वाली बात है। और नेक्स्ट प्रॉब्लम है यहाँ इंटरनेशनल मैकेनिज्म, यानी कि जो अंतरराष्ट्रीय संस्थान हैं उनको गलत तरीके से भारत के अगेंस्ट भी यूज किया जा रहा है। जैसे ह्यूमन राइट कमीशन की बात करें तो वहां पर भारत के अगेंस्ट नस्लीय भेदभाव के मामले लाए जाते हैं, वहां पर माइनॉरिटीज को लेकर प्रश्न उठाया जाता है भारत पर। तो ये सारी चीजें भारत की गवर्नमेंट को चैलेंज के रूप में देखनी चाहिए। उसके बाद FATF का भी मसला आप देख सकते हैं। FATF में अभी रिसेंटली पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से बाहर कर दिया है, ये भी भारत के लिए चैलेंज है। तो ये सारी कुछ प्रॉब्लम्स हैं। लेकिन बात करें कि क्या रियल में भारत को टारगेट किया जा रहा है, क्या वेस्टर्न कंट्रीज रियल में भारत को सही तरीके से नहीं देख रही हैं, तो आपको देखने को मिलेगा कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्योंकि बहुत सारे अभी ऐसे इवेंट हुए हैं, ऐसे इंसिडेंट हुए हैं जहां पर हमें लगता है कि भारत के लिए तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। लाइक अभी हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर की विजिट हुई थी वाशिंगटन में, UK में, मॉस्को में। ठीक है,
तो यहां पर जब हमारे एनएसए पहुंचे तो बहुत सारे एग्रीमेंट भी साइन हुए, लाइक टेक्नोलॉजी कोऑपरेशन हुआ, स्ट्रेटेजिक इश्यूज पर बात हुई, अफगानिस्तान के मुद्दे पर बात हुई, वहां जो तालिबानी गवर्नमेंट चल रही है, वहां जो अस्थायित्व चल रहा है, इन सारी चीजों पर बात हुई है। नेक्स्ट हमारे फॉरेन मिनिस्टर की विजिट हुई थी ऑस्ट्रेलिया, फिजी में, यहां पर भी हमारे डिप्लोमेटिक टाइज मजबूत हुए हैं। जर्मन के चांसलर भारत में आने वाले हैं, स्कोल्स नाम है इनका, तो इनके साथ भी हमारे डिप्लोमेटिक टाइज मजबूत होंगे। नेक्स्ट एससीओ की समिट होने वाली है भारत में जून में, और साथ में G20 की भी समिट होने वाली है सितंबर में, तो ये समिट भी कंडक्ट की जाएंगी, तो इसमें भी हमें पॉजिटिव रिस्पॉन्स ही देखने को मिलेगा, ऐसी उम्मीद की जा रही है। तो रियलिटी कुछ और ही देखने को मिल रही है। ऐसा नहीं है कि वेस्टर्न कंट्रीज भारत को टारगेट कर रही हैं या भारत को आइसोलेट करने की कोशिश कर रही हैं। भारत के संबंध आज भी वेस्टर्न कंट्रीज के साथ काफी ज्यादा अच्छे हैं, चाहे आप डिफेंस के पर्सपेक्टिव से देखें, चाहे आप इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से देखें, वेस्टर्न कंट्रीज के साथ हमारे रिलेशन काफी ज्यादा मजबूत होते जा रहे हैं। स्पेशली यदि अमेरिका की बात करें तो बहुत मजबूत संबंध आपको देखने को यहां पर मिलेंगे। तो ये कुछ रियलिटी है। उसके बाद डिफेंसिव डिप्लोमेसी का मतलब क्या होता है? देखिए, हमने पूरी चीजें पढ़ ली, लेकिन अभी तक आपको डिफेंसिव डिप्लोमेसी नहीं पता लगा होगा। डिफेंसिव डिप्लोमेसी एक्चुअल में ये टर्म डिनोट करता है कि हम अपने आप को इंटरनेशनल पोजीशन पर डिफेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। लाइक भारत की विदेश नीति को यदि आप देखेंगे तो विदेश नीति काफी ज्यादा प्रखर है, काफी ज्यादा मजबूत विदेश नीति है इस समय भारत की। तो ऐसे में हम क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं विश्व में हमारी इस पोजीशन को बनाए रखा जाए, इसको धूमिल ना किया जाए, इसको कोई चैलेंज ना करे। तो हम क्या करते हैं? उसको डिफेंस करने की कोशिश करते हैं। यही होता है डिफेंस डिप्लोमेसी। तो इसमें हम लोग करते क्या है? लाइक इसमें पब्लिक स्टेटमेंट दिए जाते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की तरफ से पब्लिक स्टेटमेंट दिए जाएंगे कि नहीं नहीं, भारत को क्रिटिसाइज ना किया जाए। या फिर जैसे रशियन ऑयल का मामला है तो हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर के द्वारा ओपनली न्यूज में यहां पर बोला गया है कि हमसे ज्यादा ऑयल तो यूरोपियन कंट्रीज इंपोर्ट करती हैं, ठीक है, आप उनको क्रिटिसाइज करिए। तो इस तरीके के पब्लिक स्टेटमेंट दिए जाते हैं अपनी पोजीशन को बनाए रखने के लिए। दूसरा, हम फॉरेन कंट्रीज की मीडिया को भी इंगेज करते हैं, वहां पर भी अपने स्टेटमेंट्स देते हैं, तो और कंट्रीज पर इसका काफी ज्यादा इंपैक्ट पड़ता है। उसके बाद हम यहां पर वीजा को बैन कर देते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो भारत में आकर भारत को ही क्रिटिसाइज करते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए वीजा को बैन कर दिया जाता है। बहुत सारे लोगों को डिपोर्ट कर दिया जाता है, देश से बाहर निकाल दिया जाता है। ये सब डिफेंसिव डिप्लोमेसी का पार्ट है। उसके बाद हम बहुत सारे वेस्टर्न एनजीओज को भारत में काम करने से मना कर देते हैं, उनकी फंडिंग को स्पेसिफिक फील्ड में आने से मना कर देते हैं, क्योंकि वो इन फंडिंग के द्वारा गलत कार्य करते हैं, भारत को क्रिटिसाइज करने की कोशिश करते हैं, भारत की इमेज को खराब करने की कोशिश करते हैं। तो ये सारी गतिविधियां भारत के द्वारा रिस्ट्रिक्ट की जाती हैं। इसके अलावा कुछ प्यूनिटिव एक्शन भी लिए जाते हैं भारत के द्वारा। जैसे अभी रिसेंटली बीबीसी के द्वारा जब डॉक्यूमेंट्री पब्लिश की गई तो भारत ने यहाँ स्ट्रॉन्ग एक्शन लिया इसके अगेंस्ट। बीबीसी के दफ्तरों में जाकर रेड की गई, इनकम टैक्स की रेड हुई थी वहां पर। तो ये सारी चीजें जो है डिफेंसिव डिप्लोमेसी का पार्ट होती हैं, ठीक है। तो ये टॉपिक आपका यहाँ पर फिनिश हो जाता है। अब एक्चुअल में इस पर कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, तो मैं आप लोगों के साथ यहाँ डिस्कस भी नहीं कर रहा हूं। आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, दैट इज चाइनाज स्टैंड ऑन रशिया एंड यूक्रेन वॉर। अब देखिए, रशिया और यूक्रेन वॉर को 1 साल से भी ज्यादा हो चुका है, लेकिन एक प्रश्न आज भी मौजूद है कि चाइना रशिया को अगर सपोर्ट करे तो इस वॉर के परिणाम क्या हो सकते हैं। तो इन सारे मुद्दों को हमें यहां डिस्कस करना है। देखिए, एक नजर डाल लेते हैं रशिया और चाइना के रिलेशन पर कि आखिर इन दोनों के रिलेशन कितने ज्यादा मजबूत हैं। अभी विंटर ओलंपिक हुआ था चाइना में, और विंटर ओलंपिक के दौरान चाइना के द्वारा एक जॉइंट स्टेटमेंट दिया गया था रशिया के साथ मिलकर, और इसमें बोला गया था कि दोनों ही कंट्री की फ्रेंडशिप की कोई लिमिट नहीं है। अब ये स्टेटमेंट अगर ऑफिशियली आ रहा है तो इसके बहुत बड़े मायने हैं। नो लिमिट का मतलब है कि दोनों ही देश एक दूसरे के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। यदि रशिया को इनके सपोर्ट की आवश्यकता पड़ती है यूक्रेन वॉर में, तो चाइना उनके लिए तैयार है। ये इसका मतलब निकल कर आता है, और यही एक वरी का रीजन बन जाता है अमेरिका के लिए भी, यही एक चिंता का कारण बन जाता है। नेक्स्ट, यदि हम बात करें दोनों देशों के रिलेशन की, तो यहां नॉन अलाइनमेंट, नॉन कन्फ्रंटेशन एंड नॉन टारगेटिंग की बात की जाती है। मतलब दोनों के रिलेशन अगेन बहुत ज्यादा मजबूत आपको देखने को मिलेंगे इन सारे स्टेटमेंट से। उसके बाद यदि चाइना के स्टैंड की बात करें, चाइना किस तरीके से देख रहा है इस यूक्रेन वॉर को, तो सबसे बड़ी बात, चाइना ने कभी भी रशिया को क्रिटिसाइज नहीं किया है यूक्रेन को लेकर, ठीक है। इवन
चाइना ने तो ये भी नहीं बोला है कि रशिया ने यूक्रेन में इन्वेजन किया है, उन्होंने इन्वेजन वर्ड का ही यूज नहीं किया। तो कितनी अच्छी फ्रेंडशिप होगी दोनों कंट्रीज के बीच में, ये आप यहां पर देख सकते हैं। इवन इंडिया ने भी नहीं किया है क्रिटिसाइज तो डायरेक्टली, बस इंडिया ने इतना ही बोला है कि दिस एरा इज नॉट फॉर वॉर। ठीक है, तो एक तो ये हो गया। सेकेंड, यदि आप देखेंगे चाइना साथ में यहां पर क्रिटिसाइज तो नहीं कर रहा है, बट उसके साथ साथ एक और बात भी बोलता है ताकि वेस्टर्न कंट्रीज के साथ रिलेशन बहुत ज्यादा खराब ना हो जाए। तो वो यहां पर बोल रहे हैं कि हम सभी कंट्रीज की सॉवरेनिटी और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी का सम्मान भी करते हैं, लेकिन रशिया के बारे में अगर बोला जाए तो वो क्रिटिसाइज नहीं कर रहे हैं। तो ये इनका एक व्यू आ रहा है। उसके बाद यहां पर जो चाइना है उसके द्वारा ये बोला जा रहा है कि रशिया यूक्रेन पर अटैक नहीं करना चाहता था, बट रशिया की एक मजबूरी बनी क्योंकि नेटो अपना वेस्टवर्ड एक्सटेंशन कर रहा है, वो लगातार वेस्ट की तरफ बढ़ता जा रहा है। तो ऐसे में रशिया के लिए एक मजबूरी बन गई थी कि वो यूक्रेन पर अटैक करे ताकि यूक्रेन भी नेटो में शामिल ना हो पाए। तो ये चाइना का व्यू है। उसके बाद जब से दोनों देशों के बीच में वॉर हुई है, रशिया एंड यूक्रेन के बीच में, तब से चाइना और रशिया ने भी कुछ जॉइंट मिलिट्री ड्रिल्स की हैं, जो अपने आप में दोनों देशों के सैन्य संबंधों को काफी मजबूत होता हुआ दिखाता है। ओके, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद चाइना के व्यू की बात करें तो यूनाइटेड नेशन में जब रशिया के अगेंस्ट रेजोल्यूशन लाया गया था तो उसमें रशिया को क्रिटिसाइज करने से इन्होंने मना कर दिया था, कंडेम करने से मना कर दिया था। उसके बाद यहां पर बात करें तो यूएस के पर्सपेक्टिव से, तो यूएस भी यहां एक चिंता जाहिर करता है कि यदि चाइना के द्वारा रशिया को वेपन्स प्रोवाइड किए जाते हैं तो ये ह्यूमैनिटी के लिए काफी ज्यादा खतरा हो सकता है। तो ये सारा चाइना का व्यू है। उसके बाद चाइना ने कुछ और भी बातें कही हैं, लाइक चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर के द्वारा ये बोला जाता है कि यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट में हमने हमेशा ही एक कंस्ट्रक्टिव रोल प्ले किया है, मतलब हम हमेशा शांति को प्रमोट करते आए हैं। हमने टॉक्स की बात की है कि रशिया और यूक्रेन को बातचीत के माध्यम से इस समस्या का समाधान निकाल लेना चाहिए, तो इस चीज को ये सपोर्ट करते हैं। उसके बाद इनके द्वारा अमेरिका को डायरेक्टली क्रिटिसाइज भी किया गया है। ये बोल रहे हैं कि अमेरिका ही एकमात्र ऐसी कंट्री है जो रशिया और यूक्रेन के बीच में वॉर को बढ़ाने का प्रयास कर रहा है, क्योंकि रशिया और यूक्रेन के बीच में यदि फाइट होती है तो इसका सबसे ज्यादा लाभ किसको मिलेगा? सबसे ज्यादा लाभ मिलेगा यूएस को, क्योंकि यूएस के द्वारा यहां रशिया को कमजोर करने का प्रयास किया जाएगा। रशिया यदि वॉर में एंगेज रहेगा तो इनके रिसोर्सेज कम होंगे, इनके ऊपर इकोनॉमिक सैंक्शंस लगेंगे, ठीक है, तो इनकी इकोनॉमी भी अफेक्ट होगी। उसके बाद यूएस के द्वारा यहां अपने डिफेंस इक्विपमेंट्स को भी सेल किया जाएगा, यूक्रेन को वो बहुत सारे डिफेंस इक्विपमेंट्स देंगे। तो इससे फायदा किसको मिल रहा है? अल्टीमेटली यूएस को फायदा मिल रहा है। तो ये बात चाइना के द्वारा बोली जा रही है। उसके बाद चाइना ये भी बोलता है कि ऐसा नहीं है कि रशिया के साथ हमारे बहुत ज्यादा सैन्य संबंध मजबूत हो रहे हैं, हम तो एक नॉर्मल संबंध रखे हुए हैं रशिया के साथ। लाइक जैसे इंडिया है, इंडिया भी अपना क्या करता है कि ऑयल एंड गैस को इंपोर्ट करता है रशिया से, तो उसी तरीके के रिलेशन हमने भी मेंटेन किए हुए हैं। ये चाइना की तरफ से कुछ स्टेटमेंट आ रहे हैं। तो ये आपको पता लग गया कि पूरा चाइनीज व्यू क्या है। बट यदि अब बात करें अमेरिका और इंडिया के पर्सपेक्टिव से, या फिर चाइना को भी देख लें कि यदि चाइना रशिया को सपोर्ट करता है यूक्रेन वॉर में तो इसके क्या क्या पॉसिबल इंपैक्ट हो सकते हैं। यदि बात करें इंपैक्ट की, तो रशिया चाइना के संबंधों पर सीधा सीधा इंपैक्ट पड़ेगा। पहले ही अमेरिका ने ये डिक्लेयर कर दिया है कि चाइना के लिए माइक्रो प्रोसेसर एंड मैन्युफैक्चरिंग इक्विपमेंट्स नहीं दिए जाएंगे, उसको लिमिट किया जाएगा, उनको प्रोवाइड नहीं किया जाएगा ये सारी चीजें, ठीक है। तो ये एक चैलेंज आ रहा है। उसके बाद अमेरिका हमेशा से साउथ चाइना सी में चाइना को क्रिटिसाइज करता रहा है, चाइना के क्लेम को क्रिटिसाइज करता रहा है। और ये जो साउथ चाइना सी है आपको ध्यान में भी रखना है, क्योंकि न्यूज में है तो काफी ज्यादा यहां से क्वेश्चंस बनने की संभावना है। प्रीलिम्स में मैपिंग के रूप में आपसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, तो अभी मैप के रूप में भी हम यहां देख लेंगे। यदि चाइना के बारे में बात करें तो चाइना के लिए यहां एक सेंसिटिव इशू बनेगा, क्योंकि यदि वो अमेरिका को लगातार क्रिटिसाइज करे या फिर रशिया को सपोर्ट कर दे मिलिट्री रूप से इस वॉर में, तो ऐसे में यूएस किसको सपोर्ट करेगा? यूएस सपोर्ट करेगा ताइवान को, क्योंकि ताइवान पहले से ही अमेरिका के डिफेंस आर्म का काफी ज्यादा एक बड़ा कस्टमर रहा है, ठीक है। तो ये एक प्रॉब्लम बनेगी। उसके बाद यदि इंडियन पर्सपेक्टिव की बात करें तो यदि चाइना के द्वारा रशिया को मिलिट्री एड प्रोवाइड किया जाता है तो ये भारत की टेंशन को भी बढ़ा देगा। अब सर भारत की टेंशन को क्यों बढ़ाएगा? क्योंकि आप जानते हैं कि भारत और चाइना आपस में दुश्मन देश हैं, चाइना हमारा दुश्मन है। और वहीं बात करें रशिया की,
तो रशिया हमारा क्या है? रशिया हमारा फ्रेंड है। तो ऐसी कंडीशन में यदि हमारा दुश्मन और फ्रेंड एक हो जाए तो ऐसे में हम पर तो इम्पैक्ट आएगा ही आएगा ना। क्योंकि देखिए, रशिया को यदि मिलिट्री की आवश्यकता है और ऐसे में मिलिट्री नीड ही पूरी कर दी जाए चाइना के द्वारा, तो दोनों देशों के बीच में संबंध कितने ज्यादा मजबूत हो जाएंगे। ठीक है, अब उसके बाद यदि चाइना मान लीजिए इंडिया की टेरिटरी पर क्लेम करने की कोशिश करता है, चाहे वो अरुणाचल प्रदेश में क्लेम करने की कोशिश करे, चाहे वो जम्मू कश्मीर में क्लेम करने की कोशिश करे, तो ऐसे में क्या रशिया चाइना को क्रिटिसाइज करेगा? आंसर इज नो, शायद वो नहीं करेगा। रशिया के द्वारा स्टेटमेंट यही जारी किया जाएगा कि दोनों देशों को शांतिपूर्ण तरीके से अपने विवादों को सुलझाने पर फोकस करना चाहिए। तो ये इंडिया के लिए एक चैलेंज बनेगा। ठीक है, तो हमने इस पूरे मुद्दे को बहुत सारे पर्सपेक्टिव से देखने का प्रयास किया। आई होप कि आपको यहाँ पर एक अच्छी समझ विकसित हो गई होगी। चलिए कुछ मैपिंग की बात कर लेते हैं साउथ चाइना सी में। तो ये हमारा साउथ चाइना सी का एरिया है। यहाँ 9 डैश लाइन होती है। 9 में चाइना क्लेम करता है कि ये जो पूरी टेरिटरी है, ये 9 डैश लाइन है, ये टेरिटरी चाइना की है। ठीक है, और बाकी जो कंट्रीज हैं वो भी यहाँ पर अपने अपने क्लेम्स करती हैं। लाइक यहाँ पर देखिए वियतनाम आपको दिखाई देगा, उसके बाद मलेशिया का क्लेम रहता है, उसके बाद आप देखेंगे ब्रुनेई का क्लेम रहता है। यहाँ पर आप देखेंगे ये पूरी टेरिटरी इंडोनेशिया की है, तो इंडोनेशिया का क्लेम रहता है। उसके बाद फिलीपींस का क्लेम रहता है। तो ये सारी जो टेरिटरीज हैं वो आपस में इंगेज्ड हैं। यहाँ पर आप ताइवान को भी देख सकते हैं। तो इन कंट्रीज को ना थोड़ा सा अच्छे से याद रखिएगा। इसके अलावा थाईलैंड, कंबोडिया, ये जो आसपास की कंट्रीज हैं इनको भी आपको ध्यान में रखना है। यहाँ एक लैंडलॉक्ड कंट्री है लाओस, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो ये थोड़ा मैप अच्छे से नजर में रखिएगा। यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना है, प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है। चलिए टॉपिक यहां फिनिश हो जाता है, आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, दैट इज न्यू स्टार्ट ट्रीटी। अब न्यू स्टार्ट ट्रीटी न्यूज में इसलिए है क्योंकि रिसेंटली रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के द्वारा ये अनाउंस कर दिया गया है कि हम अमेरिका के साथ अपनी न्यू स्टार्ट ट्रीटी को सस्पेंड कर रहे हैं। अब यहां स्टार्ट का मतलब समझिए, पहले इसका फुल फॉर्म क्या होता है, कुछ बेसिक बातें। फुल फॉर्म है स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी, मतलब जो सामरिक रूप से यूज किए जाने वाले हथियार हैं उनको कम करने के लिए ये एक ट्रीटी बनाई गई है ताकि ह्यूमैनिटी को सेव किया जा सके। ओके, अब ये जो एग्रीमेंट है न्यू स्टार्ट, ये एक बड़ा एग्रीमेंट है यूनाइटेड स्टेट और रशिया के बीच में, लेकिन इसको अभी डिसकंटिन्यू कर दिया गया है। तो ये बातें हो गई कुछ बेसिक की। यदि बैकग्राउंड की बात करें कि आखिर ये स्टार्ट कैसे हुआ था और क्यों स्टार्ट हुआ था, तो इसका बैकग्राउंड निकल कर आता है स्टार्ट 1 ट्रीटी से। ठीक है, इसको साइन किया गया था यूएस के द्वारा और पहले जो यूएसएसआर हुआ करता था उनके द्वारा, दोनों के बीच में ये एग्रीमेंट हुआ था 1991 में, और इसको लागू किया गया था 1994 में। तो पहली बार ये यहाँ पर ट्रीटी स्टार्ट की जा रही है, क्योंकि आप जानते हैं कि यूएस और यूएसएसआर दोनों ही बहुत मजबूत शक्तियां हुआ करती थी और दोनों में तनातनी चलती रहती थी। तो ऐसी कंडीशन में दोनों देशों को ये चाहिए था, यदि पूरे विश्व में शांति बनाए रखनी है तो हमें अपने हथियारों को कम करना पड़ेगा, क्योंकि यदि हथियार कम नहीं होंगे, हथियारों की दौड़ बढ़ती जाएगी, तो ऐसे में ये ना सिर्फ अमेरिका और यूएसएसआर के लिए खतरा बनेगा बल्कि पूरे विश्व के लिए खतरा बन जाएगा। उसके बाद स्टार्ट 1 में हमने इन दोनों देशों के द्वारा बहुत सारे रिडक्शन लगाए गए, बहुत सारे कैप लगाए गए कि हम न्यूक्लियर वॉरहेड्स और आईसीबीएम यानी इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल को लिमिट करेंगे। तो यदि न्यूक्लियर वॉरहेड की बात करें तो इसका मतलब होता है न्यूक्लियर वेपन्स, आप अधिकतम कितने न्यूक्लियर वेपन्स रख सकते हैं। तो इसकी लिमिट सेट की गई थी 6000 न्यूक्लियर वेपन्स कोई भी कंट्री रख सकती है, चाहे वो अमेरिका हो चाहे वो यूएसएसआर हो। उसके बाद आईसीबीएम की बात करें तो आईसीबीएम आप रख सकते थे 1600, ठीक है, 1600 आईसीबीएम आप बना सकते थे। लेकिन ये जो ट्रीटी है ये 2009 में लैप्स करके इसका टाइम पूरा हो गया। उसके बाद दोबारा से इस ट्रीटी को रिप्लेस किया गया। तो पहले जो ट्रीटी आई इसको रिप्लेस करने के लिए उसका नाम था स्ट्रेटेजिक ऑफेंसिव रिडक्शन ट्रीटी, जिसको हम सॉल्ट कहते हैं। तो जैसे ही स्टार्ट 1 ट्रीटी खत्म हुई, स्टार्ट 1 ट्रीटी के बाद सॉल्ट ट्रीटी यहां पर साइन की गई। उसके बाद इसको हम एक और नाम से भी जानते हैं, ट्रीटी ऑफ मॉस्को। और ट्रीटी ऑफ मॉस्को के खत्म होने के बाद एक न्यू ट्रीटी स्टार्ट हुई थी जिसका नाम है न्यू स्टार्ट ट्रीटी। तो 3 ट्रीटी आप ध्यान में रखेंगे। सबसे पहले हो रही है स्टार्ट 1, उसके बाद ट्रीटी ऑफ मॉस्को जिसको हम शॉर्ट के नाम से भी जानते हैं, और उसके बाद जो आ रही है फाइनली वो है न्यू स्टार्ट ट्रीटी, जिससे अभी रशिया ने बैक ऑफ कर दिया है, वो पीछे हट गया है।
यदि बात करें न्यू स्टार्ट ट्रीटी की, तो इसमें क्या बोला गया है, तो ऑफिशियली ये बोला गया है कि रशिया और यूएसए के बीच में ये ट्रीटी होगी और इसके द्वारा अगेन दोनों ही देशों के स्ट्रेटेजिक ऑफेंसिव आर्म्स पर कुछ लिमिटेशन लगाए जाएंगे, कुछ रिडक्शन लगाए जाएंगे। ये ट्रीटी कब लागू हुई थी? ये लागू हुई थी 5 फरवरी 2011 को, ठीक है। अब इसमें बहुत सारे लिमिटेशन लगाए थे, आईसीबीएम पर भी लिमिटेशंस लगाए गए थे, तो आपको सारे लिमिटेशन पढ़ने की जरूरत नहीं है। उसके बाद यूएस एंड रशियन फेडरेशन ने यहाँ एग्री किया कि दोनों ही इस ट्रीटी को आगे बढ़ाएंगे और ये 2026 तक कंटिन्यू रहेगी, बट एक्चुअल में रशिया के द्वारा इस ट्रीटी को खत्म कर दिया गया है। उसके बाद यदि कंप्लायंस की बात करें कि इस ट्रीटी के साइन होने के बाद दोनों देशों के ऊपर क्या ऑब्लिगेशंस थे, तो यहाँ पर कुछ चीजें आपको ध्यान में रखनी है। जैसे इस ट्रीटी को साइन करने के बाद दोनों ही देशों को अपने देश में ऑन साइट इंस्पेक्शन को अलाउ करना था, ठीक है। लाइक आपने अगर बोल दिया कि हम अपने आईसीबीएम को कम करेंगे या फिर हम अपने न्यूक्लियर वॉरहेड्स को कम करेंगे, तो इसकी जानकारी आपको दूसरे कंट्रीज को देनी पड़ेगी ना। अमेरिका के साथ शेयर करना पड़ेगा आपको इस चीज को। रशिया की बात है तो अमेरिका शेयर करेगा रशिया के साथ, तो आपको ऑन साइट इंस्पेक्शन करने का यहां पर अलाउ किया गया था। उसके बाद आप नोटिफिकेशन एक्सचेंज कर सकते थे यहां दोनों देशों के बीच में कि आप यदि न्यूक्लियर टेस्ट करना चाहते हैं तो आप उसके बारे में बताइए, आपने कितने न्यूक्लियर वेपन्स बनाए हैं, कितने डिस्ट्रॉय किए हैं, इन सब की जानकारी आप दीजिए। बहुत सारे यहाँ पर मीटिंग्स की भी बात हुई थी कि कमीशन के माध्यम से आप मीटिंग्स करने की कोशिश करिए, डेटा को एक्सचेंज करिए, तो ये सारी चीजें यहाँ प्रोवाइड की गई थी। लेकिन यूएस के द्वारा क्या बोला गया है? यूएस के द्वारा ये बोला गया है कि रशिया इस ट्रीटी का कंप्लायंस नहीं कर रहा है, रशिया इसको फॉलो नहीं कर रहा है। वो ना तो हमें इंस्पेक्शन करने के लिए अलाउ कर रहा है, ना ही वो नोटिफिकेशन हमें सेंड कर रहे हैं, ना ही वो बता रहे हैं अपने बारे में, अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम के बारे में। तो ये एक चैलेंज बना हुआ है। उसके बाद यदि रशिया की बात करें तो रशिया भी बोलता रहता है कि अमेरिका का गोल तो केवल एकमात्र यही है कि रशिया को किसी भी प्रकार से कमजोर किया जाए और उसको स्ट्रेटेजिकली डिफीट किया जाए, ठीक है। तो ये दोनों प्रॉब्लम्स दोनों देशों के बीच में आ रही थी, इसीलिए फाइनली इस ट्रीटी को खत्म कर दिया गया है। तो ये आपका हो गया न्यू स्टार्ट ट्रीटी। प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से ये थोड़ी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए थोड़ा ध्यान लीजिएगा, ठीक है। तो एंड करते हैं इस सेशन को यहां पर। मिलते हैं न्यू लेक्चर में कुछ न्यू टॉपिक्स के साथ। यदि आपको कुछ भी यहां समझ में नहीं आया हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगा। थैंक यू सो मच।